की आबरू का पास देखे कौन करता है, वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे। जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा, जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा, जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा। जाड़ों की भीड़ है निकलती जाए, पतझड़ का कारवां गुजरता जाए। बारिश की छींट के जुलूसों के संग गर्मियों का काफिला किलकता जाए। सदियां दर सदियां बढ़ गई रास्तों पे टक टक करके, घड़ियां दर घड़ियां बढ़ गई दरवाजे दस्तक करके। मौसम का रेला आकर हाथ को हिलाता जाए, बादल का जत्था आकर देखे और जाता जाए। वक्त बोले मैं चला छोड़ पीछे लम्हे अपने, हो तुम्हें जो फुर्सत बैठो याद को गले लिपटाए। ये बात 13 अप्रैल 1919 की, जिस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खूनी बैसाखी मनाई गई थी। जिस दिन एक बाप चीखा था, जिस दिन एक बच्चा चिल्लाया था, और जिस दिन लाहौर के लालपुर जिले के गांव बंगा में अपनी कटी हुई फसल देखकर एक बाप बिफर कर बोला था, गुनाह गुनाह गुनाह। अपने बच्चे का मांस खाऊंगा अगर इस साल फसल को मुंह से लगाया तो। ये धरती हमारी, ये खेत हमारे, ये फसल हमारी। अरे हमने जन्मा इसे हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। अपना खाद डालकर, अपना पानी डालकर, अपना पसीना बहाकर इसमें जिंदगी थी हमारे बच्चों की, इसमें सांसें थी हमारे बच्चों की। और ये सांसें आज एक साथ मिलकर आसमान को उठा देती, धरती हिला देती, नाले बहा देती। अगर इन सांसों को जिंदा रहने का मौका मिला होता।
साहब, हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों माए आंखों में सुर्खी पोते अपने बच्चों का इंतजार कर रही होंगी। वो देखती होंगी इस वाहिगुरु की नगरी की ओर, जहाँ कटी है हमारी फसल, जहाँ उजड़े हमारे खेत, इस जलियांवाला बाग में भी राह हुई है हमारी बैसाखी। सब खत्म हो गया। यहाँ की मिट्टी को हमारे बच्चों के खून से रिस रिस कर रंग दिया गया। अरे ओ गांधी, हमारे महात्मा, ले अपने बचे बच्चों को भी करते हम तेरे हवाले। देखते हैं उनकी नन्ही धड़कनों को तुम्हारी गोद में। जा ले जा उन्हें अपने साथ और दिखा दे और दूर के सौदागरों को कि आज से पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज कुछ और ही होगा। जा दिखा दे उन्हें, जा दिखा दे उन्हें। भगवती भाई, आज ये मोइन और सुखदेव कहाँ रह गए? पता नहीं यार, आज सुबह से ही गायब है वो। लो आ ही गए। पर्चा पढ़ा क्या किसी ने? हाँ, ये किस चीज का पर्चा है भाई? अरे कुछ नहीं यार, ये सान्याल बाबू ने कुछ पुराने बिखरे हुए क्रांतिकारी इकट्ठा करके एक एसोसिएशन बनाई है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और जिसका टारगेट है आजाद भारत। और उसी का कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने जिस पर्चे पे छापा है उसी को कह रहे हैं HRA का पैम्फलेट। अच्छा, हाँ। ये सही है कि देश आजाद हुआ नहीं और ये कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बना दिया। क्यों ना बनाए भाई? अगर शादी नहीं हुई तो ये घर में सारे भी छपा के ना रखे। हाँ, रखो, जरूर रखो, पर मेरा तो ये ऑर्गेनाइजेशन से विश्वास उठ चुका है। अरे भगत, पहले वो होम रूल सोसाइटी, फिर गदर पार्टी, और अब ये HRA, इनसे होना जाना कुछ नहीं है। तो फिर किससे होना जाना है? भगत तू मेरी बात मान, ये कांग्रेस पिछले 30 साल से टिकी तो है। टिकी हुई है क्योंकि वो सिर्फ टिके रहना चाहती है। ऐसा भी नहीं है, वो काम भी करना चाहती है। बस तुम ये नॉन कॉपरेशन वाली बात छोड़ दो। क्यों नॉन कॉपरेशन वाली बात करते हैं? नहीं, फिर उसमें तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो होगी भाई, तू खुद भी तो उसका शिकार रहा है। इस कमरे में बैठे सभी लोग उसी के मारे रहे हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सुखदेव। अच्छा, पाया क्या पाया? चलो ठीक है भगवती भाई, मान लिया कुछ नहीं पाया, लेकिन उसमें भी जनता का ही दोष है। अब इसमें जनता का क्या दोष है? उस पार्टी की कुछ शर्तें थी जो कि तोड़ी गई। हाँ, यही के चोरा चोरी की पुलिस ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई, 25 लोग मारे गए, और बदले में भीड़ ने थाने में आग लगा दी, पुलिस वाले जलकर मारे गए। अब इसी में जनता का ही दोष बतलाते हुए मूवमेंट वापस ले लिया। वाह, तो थाने में आग लगाने की जरूरत क्या थी? तो उनके दरवाजे पर मत्था टेक कर आगे बढ़ते। अबे कौन सा साहित्य पढ़कर आया तू है? तमीज से बात कर सुखदेव, मैं भी तुम्हारे साथ उस मूवमेंट में कूदा था। कूदा था बेटा। बाप ICS है और बेटे के पास करने के लिए कुछ नहीं, तो सोचा थोड़ा एडवेंचर ही कर लेते सुखदेव हैं। तू हद में रह। मैं आज भी बोलता हूँ कि गांधी नाम के बंदे में कुछ तो बात है। हाँ, बात तो है। मुल्क के 12-12, 13-13 साल के मासूम बच्चे जिसके लिए इस कच्ची उम्र में सड़कों पर आ सकते हैं, उसमें बात तो होगी। क्या जोश था सब में। इन्होंने कहा कि आंदोलन करेंगे, इनकी पढ़ाई नहीं चाहिए, बस्ते नालों में बहाकर बच्चे तैयार, कॉपी पेंसिल किताबों में आग लगाकर बच्चे तैयार। यार सुख, अपने हाथों से तख्तियां उठाई थी, पर्चे बांटे थे, फिर एक दिन मालूम पड़ता है कि आंदोलन ही वापस ले लिया गया। वाह, बच्चे मुंह बाएं ताक रहे हैं आसमान की तरफ। सरकारी स्कूलों का गेट उनके लिए बंद, सरकारी कॉलेजों में उनका दाखिला मुमकिन नहीं। कहां जाएं, किससे फरियाद करें? कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। याद है वो दिन? हाँ याद है, पर तब भी मैं इतना परेशान तो नहीं हुआ था। इतना परेशान नहीं हुआ था? अबे कुत्तो उस्मान बिलबिलाता हुआ आया था तू अनारकली होटल पर कि अब क्या करूंगा, पढ़ाई कैसे जारी होगी, बाप तो जान से मार देगा। सुखदेव तू हद में रह। अबे चूल्हे ढीली हो गई थी। इस कमरे के कम से कम 15 लड़के होंगे वहां उस दिन, और वो तो गनीमत मना कि वक्त रहते लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज खुलवा दिया हम जैसों के लिए, वरना हाथ में कटोरा लेकर ना दर दर की ठोकरें खा रहा होता। अबे जा, दर दर की ठोकर खाए मेरी जुत्ती। आज भी
25 लोगों को अपने घर पे नौकरी दे सकता हूँ। और किसी को चाहिए हो तो आ जाए। नौकरी देगा साले हमको, और इसे इसको छोड़ ना यार भगत। सुख, साले एडवेंचर करने के लिए क्रांति करते हैं और ऊपर से मजाक उड़ाते हैं दूसरों की भावनाओं का। यार इसे चोरी चोरी की सिपाहियों को मरना याद है, उनका नहीं जो उनकी गोली से मारे गए। और 3 साल पहले जलियांवाले कांड को तो भूल गया। उन 1500 लोगों को ये याद भी क्यों रखेगा? क्योंकि उसमें इसका माँ बाप भाई बहन कोई नहीं था ना। Now this is too much, भगत। Nothing is too much। एक बात बता, मुल्क के बच्चों के लिए क्या रास्ता छोड़ा इन लोगों ने? है कोई जवाब? है कोई जवाब तेरे पास? This is our time. Let us pledge our lives to our country. और चलो जल्दी जल्दी आग चलाओ। ओ आज अपने पत्ते का ब्याह है और तुम लोग कछुओं की तरह काम कर रहे हो। जल्दी जल्दी काम करो, अभी बाबूजी आएंगे और मेरे को थप्पड़ों की बरसात कर देनी है उन्होंने। जल्दी जल्दी काम करो। ओ वो दो कहाँ मर गए? वो आ गया जी, आ गया मैं। कहाँ रह जाता है तू? जल्दी काम कर। ओ ये लड़ियां अच्छे से लगा दे, बाबूजी आने वाले हैं। बाबूजी और सब ठीक चल रहा है भाई? बाबूजी सब बढ़िया चल रहा है एकदम। मुझे कोई दिक्कत आ गई मैं तेनू फड़ लेना। बाबूजी मैं हूं ना, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? चलो भाजी वाले डब्बे आ गए, रखा दे साइड पे यार। हाँ। चल ओ छोटू। नथुराम जी, जलेबियां ना कड़क लग दियां ने। कड़क भी ते मिठी भी। बाबूजी अब बाबूजी अब बाबूजी अब पक्के चिट्ठी पगती चिट्ठी जी। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के उसूल के लिए वक्त हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायसे कशिश नहीं। आपको याद होगा जब मैं छोटा सा था तो दादाजी ने मेरी यज्ञोपवीत के वक्त ये ऐलान कर दिया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार। भगत सिंह जी। तो क्यों आना चाहते हो एचआरए में? जिस वजह से आप लोग हैं। हमारी छोड़ो, अपनी वजह बताओ। वजह सबकी एक है, मुल्क की आजादी। अच्छा, और वो कैसे मिलेगी? लड़ना पड़ेगा। लड़ना पड़ेगा। 3-4 अंग्रेज छोकरों को पीट कर आए थे, वो भी अंधेरे में, और इसे ये लोग लड़ना बोल रहे हैं। वो भी शुरुआत थी बिस्मिल साहब, और शुरुआत भी कभी ना कभी की जाती है। तो लड़ तो पिछले 100 साल से रहे हैं, अभी तक तो मिली नहीं आजादी। शायद लड़ने के तरीके में कोई गलती रह गई। और उस गलती को तुम ठीक करने आए हो। क्यों नहीं आ सकता? हमेशा कोई ना कोई आता रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी में शहीद होने से बचकर भाग रहे हो? शहीद वहां भी होना और यहाँ भी, तो कम से कम महबूबा तो अपनी पसंद की हो। जवानी में मौत और महबूबा में कोई फर्क नहीं होता जब तक कि वो सामने ना आ जाए। मैं दोनों का सामना एक ही तरह से करने के लिए तैयार हूँ। सोच लो बरखुरदा, बहुत तकलीफ होती है मरने में। आपको कैसे मालूम? आप कभी मरे हैं क्या? भगत! मौत के बारे में जितना आपको मालूम है उतना मुझे। हिसाब बराबर हुआ। बस बहुत बोल लिए। इस कमरे में बैठा हर शख्स कभी ना कभी मरा है भगत सिंह। इनके जिस्म के घाव इस बात के सबूत है। और जो ये बात बात पर आजादी आजादी चिल्लाते फिरते हो ना, ऐसे नहीं मिलती आजादी। खून बहाना पड़ता है इसके लिए। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो ये है कि जिस्म से टपकी खून की एक बूंद आने वाली नस्ल के खून में उबाल ला सकती है या नहीं। और जहां तक आजादी का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं है, जरूरी ये है कि ये आजादी हमें कैसे मिलती है। और ये कहीं हमें गलत तरीके से मिल गई तो मुझे कहने में हिचक नहीं होगी कि आज से 70 साल बाद भी हालात ऐसे के ऐसे रहेंगे। ये गोरे चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे आ जाएंगे। काला बाजारी का साम्राज्य शुरू होगा। घूसखोरी सर उठाकर नाचेगी। अमीर और अमीर होगा और गरीब। धर्म, जाति और जुबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का ऐसा नंगा नाच शुरू होगा जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। भाई खूब
बहुत खूब। जितना सुना था उससे कहीं बढ़कर वो बरखुरदार। स्वागत है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में, तुम्हारा स्वागत है भगत सिंह। और 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए 8 नंबर डाउन पैसेंजर चली, जिसमें था सरकारी खजाना और जिसमें सवार HRA के सदस्यों को इंतजार था तो बस एक छोटे से स्टेशन के आने का, जिसका नाम था काकोरी। No! Tighten the security. Close all the stations between Shahjahanpur and Lucknow. Raid Meerut and Banaras. Recruit new agents. Send one squad to Kolkata. This is the same bloody Hindustani Republic Association. Pick up that serial. Call Special Force. Do what the fuck you want to do, but die. I want to see CID in each and every street of Kanpur. Do you understand? Yes, sir. Then do it right now. बस एक गिरफ्तारी हुई और दम निकल गया सालों का। इस 1927 के धधकते हुए दौर में लाहौर को दूध पिला रहा है। पंडित जी, वो डेयरी तो उसके पिताजी ने खुलवाई है। हाँ, तो क्रांति में अपने बाप से पूछ कर कूदा था। नहीं पंडित जी। साले 25 भेद रहस्य लेकर गए हैं यहाँ के, इसलिए कि दूध बेचे, शादी करे और बच्चे पैदा करके इस देश के वाली पर बोझ बढ़ाए। ये दोनों कीड़े मकोड़े फैलाकर चले गए HRA में। और वो क्या नाम था उसका, वो 4 फुटिया अमेरिकन नौटंकीबाज, वो पंडित जी, वो अपना चार्ली चैपलिन। साले उसकी फिल्में देख देख कर क्रांति लाएंगे। बहुत बड़ा एक्टर है पंडित जी वो। जूता निकालो अपना, 25 और लगा। और तू इधर आ, अरे जल्दी आ। और ये बम दशहरे में फेंका गया था ना? जी पंडित जी, हुकूमत का काम था, उनको मौका चाहिए था भगत को पकड़ने का, उस पर बड़ा केस ठोकने का। पंडित जी, उनको काकोरी के नाम चाहिए थे बच्चों में, मगर भगत ने कुछ बताया नहीं ना। बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर, बहुत बड़ा एहसान। हाँ? बहुत मार लगी थी पंडित जी उस दिन। तो सहन तो करनी पड़ेगी, सहन तो करनी ही पड़ेगी, वरना अपनी बीवी के नाड़े से गिरा बांध कर बैठ जाए। मैं भूलूंगा नहीं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा था। तो ठीक है, फैसला हो गया। राजगुरु जी पंडित जी। तुम आज की गाड़ी से ही लाहौर जाओगे। एक आखिरी बार बात करके देख लो, मानता है तो ठीक, वरना भाई बम पुलाट को भी साथ ले जाना। जी पंडित जी। काम आएंगे। इसके बाद जगह जगह पर साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। ये सुनते ही ब्रिटिश हुकूमत ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, और जिस दौरान लाला लाजपत राय जी शहीद हुए। उसके बाद भगत सिंह और उनके बाकी साथियों ने लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। तब करियो। जो टी इशारा करना
मजदूर तभी काम रोकता है जब उसके दुख दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। ऐसी 200 स्ट्राइकें हो चुकी हैं देश भर में इस साल, लेकिन कोई भी उनके लिए कुछ नहीं कर रहा। सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए उसका गला घोटने में जुटी हुई है। सारी स्ट्राइकें गैर कानूनी कर देगी, किसी को भी उठाकर जेल में बंद कर देगी। तो तूने क्या सोचा है भगत? 8 अप्रैल वायसरॉय अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके असेंबली में दोनों बिल पास करवाने की कोशिश करेगा। हम उसका विरोध करेंगे, असेंबली में बम फोड़कर। पागल हो गया क्या? असेंबली में बम फोड़ने की बातें कर रहा है। शांत। लेकिन भगत, वहां अंग्रेजों के अलावा हमारे लोग भी होंगे। पंडित जी, बम ऐसी जगह देखकर फोड़ा जाएगा जहां किसी की जान को कोई नुकसान नहीं होगा। अरे तो फिर ये बम हम फोड़ेंगे ही क्यों? क्योंकि गोरों की जात बहरी है और बहरों को अपनी बात सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये धमाका उनके लिए चेतावनी होगा कि बस अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। बहुत बढ़िया भगत, बहुत बढ़िया। इस धमाके से तो इंग्लैंड तक हिल जाएगा और धमाका करने वाले हमारे लोगों की भगदड़ में आसानी से बाहर आ जाएंगे। नहीं पंडित जी, जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा, अपनी गिरफ्तारी देगा। भगत, क्रांतिकारी आखिर तक लड़ते हैं, हार नहीं मानते। हम भी आखिर तक लड़ेंगे पंडित जी। अब तक हमें गैर जिम्मेदार और टेररिस्ट बताया गया है। गिरफ्तारी देकर हम ये साबित कर देंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। इस एक्शन से हम आवाम की नजरों में आ जाएंगे, वो हमें जानने लगेगा। कोर्ट केस के दौरान हमारे स्टेटमेंट्स दर्ज किए जाएंगे, अखबारों को मजबूर होकर हमारे विचार छापने पड़ेंगे। लोगों तक पहुंचने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, ये सरकार हमें खुद बना कर देगी। इनके गढ़ में खड़े रहकर हम लोगों का विश्वास जीतेंगे। वाह भगत, वाह वाह वाह। अच्छा सोचा भगत। तो इस काम के लिए 2 लोग जाएंगे, एक मैं और तुम नहीं जाओगे भगत। लेकिन पंडित जी, मैंने कहा ना तुम नहीं। पंडित जी मैंने बहुत कुछ सोच रखा है कि क्या करना है, कैसे करना है। तुम बता दो, जो जाएगा वो खुद बोल देगा। लेकिन पंडित जी मैं क्यों नहीं? सैंडर्स मर्डर केस की फाइल अभी तक बंद नहीं हुई है भगत, और तुम्हें भेजकर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पंडित जी, मुझसे बेहतर इस काम को कोई और नहीं कर सकता। ये तय करना मेरा काम है। पंडित जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरा हुक्म है भगत, HSRI के कमांडर इन चीफ का। बस। यार सुखदेव, तेरे सामने की बात है, कितना समझाने की कोशिश किया पंडित जी को, अब नहीं मान रहे तो। बस भाई, पर तू तो मान गया ना। जहां अंग्रेजों को अंग्रेजी में मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत पड़ेगी, जहां बात तक करने के लिए हिस्ट्री पॉलिटिकल स्टडीज जेब में चाहिए, आर्गुमेंट पावर चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए यार। और जिस इंसान के पास ये सब कुछ है वो वहां जाएगा ही नहीं। वो यहाँ बैठा बैठा प्रपोजल बनाएगा और दूसरे जाएंगे वहां मरने के लिए। यार सुखदेव मेरी। और रहन दे, जिंदगी जीने के ना ख्वाहिश जाग उठी है भगत सिंह। ओए, जिंदगी तो कब की बांध के फेंक चुका हूं मैं रावी नदी में, और संभाला नहीं कि मरने मिटने के लिए तैयार हो गया, और तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ यार, दोस्त होने के नाते दोस्ती के फर्ज का एहसास दिला रहा हूँ। यार भगत, तू खुद जानता है तुझसे बेहतर इस काम को कोई नहीं कर सकता, तो दूसरे क्यों जाएंगे यार वहां? पंडित जी मैं जाऊंगा। ठीक है भगत, अगर तुमने तय कर ही लिया है कि तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो फिर। ऐसा नहीं है पंडित जी, अगर इस कमरे में बैठा एक भी बंदा कह दे कि मुझसे बेहतर इस काम को कोई और अंजाम दे सकता है, तो मैं खुद ही विड्रॉ कर जाऊंगा। लेकिन भगत, सैंडर्स मर्डर केस। पंडित जी, जान पर तो सभी खेल रहे हैं, अब ऐसा सोचकर मिशन को तो कमजोर नहीं किया जा सकता। तो ठीक है भगत, तुम बताओ कौन जाएगा तुम्हारे साथ? मैं जाऊंगा। नहीं, मेरे बाद मेरी जगह पार्टी में सुखदेव लेगा। ये 2 तरफा एक्शन होगा, हम लोग अंदर से एक्शन जारी रखेंगे और आप लोग बाहर से। हाँ तो ठीक है, फिर तय हो गया। अब भगत के साथ मैं चला जाता हूँ। अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, बैठ जा। अभी उसमें इतना क्या है पंडित जी, अब भगत जो कुछ भी लिख कर देगा वो उधर जाके बोल दूंगा। ये हमेशा मरने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है? अरे एक बार देश के लिए मर जाऊं, फिर चैन से जीता रहूंगा। सबके सब बावले हो गए हैं। तुम बोलो भगत। अब मेरे साथ बटुकेश्वर दत्त जाएगा। ठीक है बटू। इनकलाब के लिए इनका इश्क किसी से कम नहीं है, इसलिए इंसान का खून करने का तो सवाल ही नहीं उठता। भगत सिंह का एकमात्र उद्देश्य था कि वो एक धमाका करे, क्योंकि बहरी सरकार को सुनाने के लिए ऐसे धमाकों की ही जरूरत पड़ती है। इस
कांड के बाद वो ये बतलाना चाहते थे कि इंसान की हत्या तो की जा सकती है, लेकिन उनके विचारों की नहीं। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके बाकी साथी भी पकड़े गए और उन सबको एक ही जेल में रखा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हक की लड़ाई को जारी रखा। यार बटुकेश्वर, बाहर सब सही चल रहा होगा ना? सब सही चल रहा होगा, सुखदेव ने सब संभाल लिया होगा। ये भाई साहब क्यों आए हैं? Bring them in. क्या बात है। सॉरी भगत यार, वो मूवमेंट जारी रखे हुए थे, एक पुलिस आ गई और समझने का मौका ही नहीं मिला यार। सॉरी। और कोई चक्कर नहीं यार, ये भी कम है, जेल के अंदर भी साथ है। यहाँ आंदोलन करेंगे यार। इनकलाब जिंदाबाद। पर यार सुख, हाँ? एक बात समझ नहीं आई, इन लोगों ने एक साथ इकट्ठा क्यों किया यहाँ पे? पता नहीं यार, अरे वो सैंडर्स मर्डर केस की फाइल खुल गई। किस बुनियाद पर? I will tell you. Bring him. लो, अरे घोष बाबू आइए आइए, अभी का इंतजार था। क्या हुआ? Identify all of them. Come on. बटुकेश्वर दत्त, यतीन्द्र दत्त, प्रेम दत्त, Come on. भगत सिंह, Loud. भगत सिंह, गर्दन उठा, पहचान, सुखदेव। साले भूल के मेरे हाथों की रोटियां सब खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया भगत यार इससे। साले अब तो ये लोग गद्दारी कर गए यार। कौन भरोसा करेगा यार हम पर? नहीं लोग गद्दारी। जा। केस गाल ਦਾ इंतजार कर रहा है सालिया वे ऊपरों कोई पैगंबर आऊगा तो तेनू छड़ा के लेके जाऊंगा। ओ सालिया ए लाहौर सेंट्रल जेल है, कोई दिल्ली कानपुर नहीं। साले ठोक साले नु, ठोक ठोक साले। अंग्रेज अफसर ते गोली चलाओगे, हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाओगे, खान बहादुर की जेल च भुख हड़ताल करोगे। या मत खोल वो साले लोग कट तेरी नाक टप्पा मैं भी देखदा कदों तक भुख हड़ताल करूंगे साले। आए बड़े क्रांतिकारी। ये हड़ताल रुकेगी नहीं, ये जंग रुकेगी नहीं। We want the facilities equivalent to the European prisoners. ये हमारा हक है। तू है ना दा लीडर, तू है भगत सिंह। साले क्रांतिकारी बनूंगा, अलग क्रांति, अलग क्रांति। साले चला जाओ।
भगत, भगत ये सांस नहीं ले पा रहे। यतीन्द्रदा, ये जंग नहीं रुकनी चाहिए यतीन्द्रदा। ये मरता हुआ संग्राम नहीं रुकना चाहिए जब तक कि हम हासिल ना कर ले कंप्लीट इंडिपेंडेंस। Don't you forget that the soul of this nation has taken up from you, the Britishers, and now it needs something from us, and we are out and out prepared to give the most precious thing we have, and that is our lives. इनकलाब जिंदाबाद। कसम तुमको वतन वालों, कभी मायूस मत होना। मनाना जश्न आजादी, ना मेरे वास्ते रोना। निगाहें मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि सरेआम ब्रिटिश हुकूमत के इस जुल्म को लानत भेजता हूं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सर झुकाता हूं शर्मिंदगी से इस हैवानियत के सामने यतीन्द्र दास को कैसे भी रिहा किया जाए। और गणेश शंकर विद्यार्थी बोले, I spit on the courage of British Empire who don't even know how to kill. यतीन्द्र दास नहीं रहे। उसके बाद जापान, पोलैंड, कनाडा और दक्षिण अमेरिका से सैकड़ों चिट्ठियां आने लगी थी समर्थन के तौर पर। लोग सड़कों पर निकल आए थे, जगह जगह हड़तालें फूट पड़ी थी। अखबार हुकूमत के खिलाफ आग उगलने लगा था। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। This is 5th May 1930। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की कार्रवाई शुरू होती है। अरे बड़ी जल्दी शुरू कर दी भाई, अभी तो पकड़े हुए 1 साल ही हुआ था। मिस्टर सिंह एंड द ग्रुप, आप लोगों पर सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को नाजायज हथियार से कत्ल करने का इल्जाम है। हाउ डू यू प्लीज, गिल्टी और नॉट गिल्टी? नॉट गिल्टी। और जज साहब, अगर हथियार जायज होता तो क्या इल्जाम नहीं लगता? ऑर्डर ऑर्डर, बिहेव प्रॉपर्ली, दिस इज कोर्ट। अच्छा हुआ बतला दिया, हम तो तबेला ही समझे थे। यस यू। तो जैसा कि सबूत बताते हैं, असेंबली बॉम्ब केस में भी मिस्टर सिंह के पास एक इंग्लिश पिस्टल बरामद हुई थी। Am I right, मिस्टर सिंह? अब ब्रिटिश हुकूमत के पास हथियारों की कमी तो है नहीं। मुझे हैरानी ना होती अगर मेरी जेब से उस दिन इंग्लिश टैंक बरामद कर लिया गया होता। मिस्टर सिंह, आप लोगों ने अपना वायदा तोड़ा है। आपने भूख हड़ताल फिर से शुरू कर दी है। आपने अपना वादा तोड़ा है। आपने हमारी मांगे मान ली थी, लेकिन उन्हें अमल करने से इनकार कर दिया है। आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करने की हालत में हैं
और इस बात का एहसास आपसे ज्यादा किसी को नहीं है कि आज हम वार्निंग देने की हालत में हैं। ओके, आपकी डिमांड्स पर गौर किया गया। आपकी खाने को लेकर की गई कंप्लेंट बेबुनियाद है। माय लॉर्ड, इस टाइम हमारी जेलों के खाने का स्टैंडर्ड एवरेज से कहीं बेहतर है। सब्जी में कॉकरोच और रोटी में मिट्टी को अगर ब्रिटिश हुकूमत बेहतर कहती है, देन वी रियली डाउट द ब्रिटिश टेस्ट ऑफ फूड। लंदन में इसे पोटैटो विद कॉकरोच और चपाती विद फिल्स के नाम से सर्व किया जाता होगा। हिंदुस्तान में इसे घटिया खाना कहते हैं जनाब। आप लोगों की दूसरी डिमांड है कि आप लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। माय लॉर्ड, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इसलिए आपसे स्तर के नीचे का काम न कराया जाए। मिस्टर सिंह, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, काम होता है, उसमें स्टैंडर्ड का कोई गुंजाइश नहीं होता। अच्छा, फिर वकील साहब आप एक काम कीजिए, किस दिन बग्गी में बैठाइए हमें और खुद बैठिए आगे अपनी मेम साहिबा के साथ घोड़े की लगाम थामे और फिर उनसे कहिएगा कि अपनी पतली सी महीन आवाज में कहें, हटो मिस्टर सिंह आ रहे हैं। काम के स्टैंडर्ड का फर्क मालूम पड़ जाएगा। ओके, आपकी तीसरी डिमांड है कि आपको पढ़ने लिखने का सामान बेरोक टोक मुहैया कराया जाए। साथ ही साथ माय लॉर्ड, लुक एट दिस, साथ ही साथ हर एक प्रिजनर को एक न्यूज़पेपर सरकारी खर्च पर। व्हाट इज दिस? आपको क्या लगता है आप कोई हॉलीडे पर है, अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मना रहे हैं? वकील साहब, तुम लोग अपना घर बार छोड़कर हमारे मुल्क में इस तरह से घुस आए हैं जैसे कोई ऑनरेबल लेडी अपना नाजायज बच्चा पैदा करने के लिए सोसाइटी से भाग के चली आती है। साइलेंस। तुम लोगों को क्या लगता है कि हमारा मुल्क कोई नर्सिंग होम है और तुम मैटरनिटी लीव पर हो? Just wait and watch. I will tell you. My lord, Yes. I want to introduce and witness. Yes, you can. हरिंद्रनाथ घोष हाजिर हो। आ गया गद्दार। Mr. Ghosh. खोज को अपना पूरा नाम बताइए और बताइए कि आप इन सब को कैसे जानते हैं। जी, मेरा नाम हरिंद्रनाथ घोष है उर्फ गद्दार। और मैं इन लोगों के साथ फिरोज शाह कोटला की मीटिंग से लेके बम फैक्ट्री तक था। तो ये बताइए, क्या इन सब लोगों ने बम फैक्ट्री लगाई? जी हाँ। क्या आपने भी उसमें सहयोग दिया? जी। That's all, Mr. Singh. Where is your witness? शिव, क्यों बे, फैक्ट्री हमने लगाई थी। जी हाँ, किसने? करीब करीब सभी लोग थे हम। मगर उसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है। इतने पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा कम से कम में भी काम चल जाता है। अगर गन कार्टन मेरठ से खरीदे? गन कॉटन ना कलकत्ता में भी मिलता है। सिर्फ सर्दियों में, वरना आप उसे घर में भी बना सकते हैं। तो बनाया हमने, बिना पोटाशियम के, बिना सल्फेट के। अरे हम वो भी लेकर आए। और बमों का खोल? बमों का खोल जैसा बाजार में मिल जाता है आसानी से, बस सबूत नहीं छूटना चाहिए पीछे। अबे ओ गद्दार, बम और पटाखे में बहुत फर्क होता है। मिस्टर कोलस्ट्रीम, आज जितेंद्र दा हमारे बीच में नहीं है। अगर वो जिंदा होते तो वो बता देते इस गद्दार को कि इस साले को पटाखा तक बनाना नहीं आता। क्या बोला? पटाखा? हाँ, पटाखा। पटाखा पोटेशियम नाइट्रेट सल्फर 70%, 70%, सल्फर 15%, 15%, चारकोल 10%, 10%, कार्बन प्रोडक्शन के लिए। हाँ। उसके बाद घर में काम आने वाले शीशा गिरचे, हाँ। उन सबको ना मेटल के खोल के अंदर भर के ना बनता बम और जाम रखी बम बनाने की सारी विधि पत्रकारों से भरी अदालत में बता दी। अब कल अखबार के फ्रंट पेज पर बम बनाने की सारी विधि छप जाएगी। बच्चा बच्चा जानता होगा बम बनाना। साले गद्दार। Hey, stop! This is court. You will follow the rules and regulations of the court. आप लोग यहाँ सिर्फ हथकड़ी में ही बैठेंगे। हम हथकड़ी नहीं पहनेंगे। This is my order. डू हेल्प विद योर लॉ एंड ऑर्डर्स। और वैसे भी ब्रिटिश हुकूमत के फैसले तो इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। ना ही हमें इन्हें सुनने की ख्वाहिश बची है और ना ही इनका इंतजार करने का सब्र। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद!
हमारी जिंदगी कहीं भी जाए, लेकिन हम हिंदुस्तान को वो महाभारत के बाद वाला आजाद भारत तो नहीं देना चाहेंगे, जहां महामारी उमड़े, जहां गरीबी फैले और जहां भेड़ियों का राज हो। हम तो देना चाहते हैं ऐसा देश जहां उमंगे हों, जहां तरंगे हों, जहां खूबसूरती हो, जहां भाईचारे का साम्राज्य रहे। हमारा इनकलाब कोई खून आलूदा नहीं है, बल्कि इसे तो हमने फूलों की पंखुड़ियों से पोस पोस कर पैदा किया है। हमारा इनकलाब आएगा, पर यह अलग बात है कि हम उसे अपनी जिंदा आंखों से देख नहीं पाएंगे। ये हमने चुना है, ये हमारा फैसला है। अगर हमारे इस फैसले से आने वाले हिंदुस्तान को एक नई राह मिलती है, तो इसी में हमारी उपलब्धि होगी। कल को बेहतर बनाने के लिए ही तो आज कुर्बानियां दी हैं हमने। इसे संभाल कर रखना। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू।